सर्विस होल्डर्स के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिजनेसमैन लोगों के लिए भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि टैक्स सेविंग। ठीक है, हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स सेविंग करने के लिए हम जो है क्या बोलते हैं उसको, पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोल दूं कि पीपीएफ में आपका अभी इंटरेस्ट 7.1 के करीब है। ठीक है, लेकिन पीपीएफ का ग्राफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 10 साल पीछे जाइए और अभी देखिए पीपीएफ का इंटरेस्ट घटा है दोस्तों। ठीक है, अभी रिसेंटली बैंक का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा है इसलिए आपको शायद थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीपीएफ का इंटरेस्ट घट रहा है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। पीपीएफ में आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप एटीसी में टैक्स सेविंग में आप उसको दिखा सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, लेकिन इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो है 15 साल का। ठीक है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साल में, 15 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। गवर्नमेंट स्कीम है, ये हर जगह पे सेम है। आप एसबीआई में बोल लीजिए या फिर कोई दूसरे बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, पोस्ट ऑफिस, एचडीएफसी, कहीं भी आप चले जाइए, इसका इंटरेस्ट हर जगह सेम रहता है। ठीक है, मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में जो आपका टैक्स सेविंग फंड्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड में जो टैक्स सेविंग फंड जो होते हैं उनका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल। और आप कोई भी ग्राफ आप इंटरनेट में कहीं पर भी जाके देख लीजिए, कोई भी टैक्स सेविंग फंड 15 साल में पीपीएफ से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको टैक्स सेविंग्स ही करना है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पूरा पैसा, मान लीजिए आप टैक्स सेविंग के लिए मंथली 2000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए। ठीक है, या फिर साल का 1.5 लाख, मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि 1.5 लाख आपको एटीसी करना है, तो 1.5 लाख में से आप 1 लाख जो है म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में मिला के आप रखना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप 70-30 कर सकते हैं इसको। 70,000 आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, टैक्स सेविंग फंड में, वो एसबीआई टैक्स सेविंग हो या फिर किसी भी फंड हाउस का आप टैक्स सेविंग फंड में डाल दीजिए। आप 70% डालिए टैक्स सेविंग फंड में और 30% आप डालिए पीपीएफ में। मैं पीपीएफ में 30% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें इंटरेस्ट आपको कंपेरेटिवली बहुत कम मिलेगा और इसमें लॉक इन पीरियड 15 साल का है, मतलब 15 साल आप वो पैसा मान लीजिए कि आप टच भी नहीं कर सकते। पार्शियल विड्रॉल का एक स्कीम है, लेकिन मैं उसको अभी नहीं कह रहा हूँ। तो आप मान लीजिए कि 15 साल में ही आपको वो पैसा मिलेगा, लेकिन टैक्स सेविंग फंड्स में ये पैसा जो है 3 साल में, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल के बाद आप ये पैसा कभी भी उठा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं आपको 70-30 बोला, जिससे कि आपके लिए ये बेटर हो। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको जो है ये टैक्स सेविंग वाला एंगल भी आपको जो है थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो एक और बार मैं एक सवाल आया है तो मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। तो चलिए अब हम आगे बैक करते हैं। तो हमने क्या क्या कह दिया, म्यूचुअल फंड में आपको कौन से फंड्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, सारे फंड्स मैंने बोल दिए हैं। अच्छा, पीपीएफ का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ये मैंने आपको बोल दिया है। अगर आप 1.5 लाख रुपए, अगर आप एटीसी में डिडक्शन के लिए आप अगर 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो कैसे करेंगे वो मैंने बोल दिया है। फिर भी मैं एक और बार बोल दे रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए वाला केस वो है कि मैं मान लीजिए आप साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 1.5 लाख में से मैं सबसे पहले 1 लाख के बारे में बोल रहा हूँ। 1 लाख, इस 1 लाख को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 70,000, 30,000। 70,000 हम करेंगे कहाँ पे, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में, ईएलएसएस भी बोल सकते हैं उसको आप, ईएलएसएस या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में आप 70,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं ईयरली और 30,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ में। तो मेरा दोनों काम हो गया। ईएलएसएस 3 साल के लिए लॉक इन होता है, पीपीएफ 15 साल के लिए लॉक इन होता है। ठीक है, अब 1.5 लाख में से 1 लाख का तो काम हो गया, हाथ में रहा क्या, 50,000। 50,000 में आपको जरूर बोलूँगा दोस्तों कि आप कोई एक लाइफ इंश्योरेंस जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको बढ़िया लगे, आप कोई एक लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर करवा लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप उसको भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस करने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा कि उनका जो अमाउंट है वो एटीसी में, एटीसी डिडक्शन में वो आता है या नहीं। तो देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि ये लाइफ इंश्योरेंस करके क्या फ़ायदा है, लेकिन मैं आपको जरूर बोलूँगा दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस करके भी फ़ायदा है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको जरूर बोलूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस करते वक्त आप रिटर्न, देखिए सब लोग को रिटर्न चाहिए होता है। मैं अगर बोल दूं कि अभी आप पूरा सिर्फ टर्म इंश्योरेंस करिए, आपको रिटर्न के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे कि भाई क्या बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिटर्न के बारे में सोचना है, आप जिसके मतलब क्या बोले, आपको अगर रिटर्न के बारे में सोचना है तो आप रिटर्न के बारे में सोचिए। आपको अगर टर्म इंश्योरेंस, जो कि बेस्ट होता है टर्म इंश्योरेंस,
अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है आप टर्म इंश्योरेंस करिए, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस करिए। तो उसके लिए मैं 50,000 रख दिया। तो 50,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस, 70,000 फॉर म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग्स ELSS और 30,000 फॉर PPF। ओके, तो बहुत सारा चीज़ मैंने जो है ऑलरेडी कवर कर दिया है। और अब आप उसको बोलेंगे दोस्तों कि फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट।